हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस का आखिरी चैप्टर देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है लोकतांत्रिक अधिकार। तो देखिए, अधिकार क्या होता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो है शासन प्रणाली की सफलता का मूल्यांकन नागरिकों को प्राप्त इन्हीं अधिकारों से होता है। तो देखिए, बात करेंगे हम इस चैप्टर में मूल अधिकारों के बारे में, जो कि आप हमारे देश के नागरिकों को प्रदान की गई है। तो मूल अधिकार जो होते हैं, बेसिकली ये ऐसे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं, मौलिक होते हैं, और जिसके कारण जो है संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। और जिन अधिकारों में जो है राज्य द्वारा हस्तक्षेप भी नहीं किया जा सकता, मतलब इंटरफेयर राज्य जो है वो नहीं कर सकते, और इन्हें ही हम कहते हैं मूल अधिकार। तो देखिए, बेसिकली क्या है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार की वैसे कोई परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन न्यायपालिका ने इसे ज़रूर परिभाषित किया है। देखिए, न्यायपालिका ने कहा है कि मूल अधिकार जो हैं वे आधारभूत अधिकार होते हैं जो नागरिकों के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। तो चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या है, भूमिका देख लेते हैं। देखिए, पिछले 2 अध्यायों में हमने लोकतांत्रिक सरकार के 2 बुनियादी तत्वों के बारे में चर्चा की है। हमने ये भी देखा है कि लोकतांत्रिक सरकार का जो है निर्धारित अवधि में लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुना जाता है। अध्याय 5 में हमने क्या देखा है, लोकतंत्र को कुछ ऐसी संस्थाओं के ऊपर निर्भर होना होता है जो निर्धारित कायदे कानून के मुताबिक काम करती हूँ। तो ये तत्व जरूरी है ना। तो लोकतंत्र के लिए इन्हीं 2 का होना पर्याप्त नहीं है। चुनाव और संस्थाओं के साथ साथ तीसरा तत्व है अधिकारों का उपयोग। तो जो हम इस चैप्टर में देखेंगे, तो देखिए इसकी मौजूदगी में सरकार के लोकतांत्रिक चरित्र के लिए बहुत ज़रूरी है, और बहुत सही ढंग से चुने हुए और स्थापित संस्थाओं के माध्यम से काम करने वाले शासकों को भी यह जरूर जानना चाहिए कि उन्हें कुछ लक्षण जो है लक्ष्मण रेखाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यानी कि सरकार जो है वो तानाशाह नहीं बन सकती कि किसी भी नागरिक के अधिकार का हनन करे। तो नागरिकों के जो लोकतांत्रिक अधिकार ही जो है इन लक्ष्मण रेखाओं का निर्माण करते हैं। तो अब सभी को मैंने बता दिया कि ये आखिरी चैप्टर है। तो अधिकारों के बिना तो जीवन होगा नहीं, है ना। जीवन कैसे संभव है, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते वास्तविक जीवन में। तो इससे हम जो है चर्चा पे पहुँचेंगे कि अधिकारों का मतलब क्या है और इनकी ज़रूरत क्यों है, और है क्या ये अधिकार, है ना। तो पिछले अध्यायों की तरह हम सामान्य बातें और फिर भारत पर केंद्रित चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात आती है अब अधिकारों के बिना जीवन। अधिकारों के बिना जीवन तो बिल्कुल संभव है नहीं। तो देखिए, हम किताब में जो है अपने अधिकार की चर्चा बार बार किए हैं, लेकिन अगर आप याद करने की कोशिश करें तो हमने जो है इससे पहले सभी 5 अध्यायों में अधिकारों की बात की है। अब आइए देखें दूसरे देशों के रेफरेंस में, फिर हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात देखते हैं गुआंतानामो बे का जेल। ये बात है उन लोगों की, अमेरिकी फ़ौज ने जो है दुनिया भर में विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया और इन लोगों को गुआंतानामो बे स्थित एक जेल में डाल दिया। तो क्यूबा के निकट स्थित इस टापू पर अमेरिकी नौसेना का कब्जा है। तो अमेरिका सरकार कहती है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं, और न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर 2001 के हमलों से इनका संबंध है। तो अनस के पिता जमील अल बन्ना उन 600 लोगों में एक हैं जिन्हें केवल संदेह के आधार पर पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया। तो अधिकांश मामलों में गिरफ्तार लोगों के देश की सरकार को उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना भी नहीं दी गई। तो देखिए, अन्य कैदियों की तरह जामिल के परिवार वालों को भी अखबार के माध्यम से खबर मिली कि उसे भी जेल में रखा गया। तो इन कैदियों के परिवार वालों जो है मीडिया के लोगों और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। तो अमेरिकी सेना उन्हें गिरफ्तार किए और जो है उनसे पूछताछ की, और उसी ने फैसला किया कि किसे जेल में डालना है और किसे नहीं। ना तो किसी भी जज के सामने मुकदमा चला और ना ही ये कैदी अपने देश की अदालतों का दरवाज़ा खटखटा सके। अब कंपैरेटिवली हम पढ़ेंगे, इसलिए हम जो ये देख रहे हैं कि अमेरिका ने क्या किया, इसके बाद हम सऊदी अरेबिया के बारे में भी देखेंगे, फिर हम देखेंगे अपने देश के अधिकार के बारे में। ठीक है, तो ये कंपैरेटिवली पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होती हैं कि आपकी चीज़ें जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। आगे देखते हैं। देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गुआंतानामो बे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचनाएं इकट्ठी की और बताया कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है, उनके साथ अमेरिकी कानूनों के अनुसार भी व्यवहार नहीं किया जा रहा है। तो अनेक कैदियों ने भूख हड़ताल करके इस स्थिति के खिलाफ विरोध करना चाहा। तो उनको जो है ज़बरदस्ती खिलाया गया और नाक के रास्ते उनके पेट में भोजन पहुंचाया गया, और जिन कैदियों को आधिकारिक रूप से निर्दोष करार दिया गया था उनको भी नहीं छोड़ा गया। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई यह स्वतंत्र जांच से भी इन बातों की पुष्टि हुई। तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव ने कहा कि गुआंतानामो बे जेल को बंद कर देना चाहिए, और अमेरिकी सरकार ने इन अपीलों को मानने से इनकार कर दिया। देखिए, गुआंतानामो बे स्थित जेल में से हमें ये पता लगता है कि ये देखिए, ये जो है एक देश की सरकार जो है दूसरे देश के नागरिकों के अधिकारों के साथ उल्लंघन कर रही है। अब आइए देखें सऊदी अरब के नागरिकों के अधिकार। देखिए सऊदी अरब में क्या हुआ कि जो है वहाँ की सरकार अपने नागरिकों को कितनी आज़ादी देती है, इस पर भी गौर करें। अब विचार देखिए, सबसे पहली बात, देश में एक वंश का शासन चलता है और राजा या शाह को चुनने या फिर बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती। तो क्या आप इसे लोकतंत्र कह पाएंगे? बिल्कुल नहीं कह पाएंगे। आगे देखते हैं, शाह ही विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं और जजों की नियुक्ति भी शाह करते हैं और वे उनके फैसलों को पलट भी सकते हैं। लोग कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई खबर नहीं दे सकती। देखिए मीडिया को भी आज़ादी नहीं है यहाँ पे। कोई धार्मिक आज़ादी नहीं है, सिर्फ मुसलमान ही यहाँ पर नागरिक हो सकते हैं। यहाँ रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुसार जो है पूजा पाठ कर सकते हैं। उनके सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक है। और क्या है, औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों से कमतर की दर्जा प्राप्त हुआ है और उन पर कई तरीके के जो है सार्वजनिक पाबंदियां लगाई हैं। मर्दों को जल्दी ही स्थानीय निकाय के चुनावों के लिए मताधिकार मिलने वाला है, जबकि औरतों को यह अधिकार नहीं मिलेगा। देखिए ये बातें सिर्फ सऊदी अरब में ही लागू नहीं होती, दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जहाँ पर ऐसी स्थितियाँ जो है वो मौजूद हैं। अमेरिका की बातें देख ली हमने और सऊदी अरब की बातें देख ली। अब देखिए कोसोवो में जातीय संघार। देखिए आप ये सोच सकते हैं कि जो ये चीज़ें हैं सिर्फ राजशाही में ही चल सकती हैं और चुनी हुई सरकार वाली जो है शासन व्यवस्था, ऐसा नहीं होगा। पर कोसोवो की कथा पर गौर कीजिए। देखिए कोसोवो जो है पुराने युगोस्लाविया का एक प्रांत था जो अब टूटकर अलग हो गया है। तो इस प्रदेश में अल्बेनियाई लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, पर पूरे देश के लिहाज से सर्ब लोग जो है बहुसंख्यक थे यहाँ पे। तो उग्र सर्ब जो है राष्ट्रवाद के भक्त मिलोशेविक ने यहाँ के चुनावों में जीत हासिल की और उनकी सरकार ने कोसोवो के अल्बेनियाई लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया। उनकी इच्छा थी कि देश पर जो है सर्ब लोगों का पूरा नियंत्रण हो और अनेक सर्ब नेताओं का मानना था कि अल्बेनियाई लोग जैसे अल्पसंख्यक लोग या तो देश छोड़ के चले जाएं या सर्बों का प्रभुत्व स्वीकार कर ले। तो कोसोवो के एक शहर में अप्रैल 1999 में अल्बेनियाई परिवार के साथ कुछ ऐसी घटना हुई। देखिए क्या घटना हुई, देखते हैं। 74 वर्षीय बतीशा होक्सा अपनी रसोई में अपने 77 वर्षीय पति इजेत के साथ बैठी आग ताप रही थी। उन्होंने विस्फोटों की आवाज़ सुनी, पर उनको यह एहसास नहीं हुआ कि सर्बिया की फौज जो है शहर में घुस आई है। तभी उनका दरवाज़ा खोलकर 5-6 सैनिक दनदनाते हुए अंदर आए और पूछा, बच्चे कहाँ हैं? बतीशा याद करती है, उन्होंने इजेत की छाती पर 3 गोलियां दाग दी और उसके सामने उसके पति की मौत हो गई। और जो है सैनिकों की उनकी उंगली से जो है शादी की अंगूठी उतार ली और जो है उसे भाग जाने के लिए कहा। मैं अभी दरवाजे से बाहर नहीं निकली थी, उन्होंने घर में आग लगा दी। वह बरसात में बेघर होकर सड़क पर खड़ी थी। उसके पास न मकान था, न पति, न शरीर पर पहनने कपड़े के अलावा और कोई भी चीज़ नहीं थी। तो देखिए समाचारों में आई ये कथा जो है उन हजार अल्बेनियाई लोगों के साथ हुआ बर्ताव है, जिनमें से ये सिर्फ एक मामला है, सिर्फ ये एक सच्चाई आपको दिखाई जा रही है ना। आप ये सोचो कि कितनी जो है बदतमीजी बदजाती हुई होगी उनके साथ। और ये भी याद रखिए कि नरसंहार जो है उस देश की अपनी ही सेना
एक ऐसे नेता के निर्देश पे कर रही थी जो लोकतांत्रिक चुनाव में जीतकर सत्ता में आया था और जातीय पूर्वाग्रहों के चलते हाल के वर्षों में जो सबसे बड़े नरसंहार हुए उनमें से यह संभवतः सबसे भयंकर था। आखिरकार कई और देश ने जो है जब दखल दिया तब जाकर यह क्रम जो है वो थमा। तो मिलोशेविक की सत्ता गई और बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उन पर मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा लड़ा गया। देखिए, अब बात आती है लोकतंत्र में अधिकार। तो हमने पहले जिन उदाहरणों का जिक्र किया, देखिए यहाँ से बेसिकली चैप्टर की शुरुआत हो रही है, ठीक है, कंपैरेटिवली। तो देखिए हमने जो है जिन उदाहरणों को देखा, जैसे आपने देखा कि जिसे कष्ट हुआ उसके बारे में आप सोचिए। जैसे देखिए गुआंतानामो बे के कैदी हो गए, सऊदी अरब की औरतें हो गईं और कोसोवो के अल्बेनियाई लोग, और भारत में 1984 और 2002 के दंगों का शिकार हुए लोगों के बारे में सोचिए। अगर आप इनकी जगह होते तो आपके मन में क्या विचार आते? अगर आपके हाथ में महत्वपूर्ण फैसले का अधिकार होता तो क्या आप उपर्युक्त घटनाओं को न होने देंगे? इसके लिए आप क्या करेंगे? तो आप ज़रूर मुझे ये सोच के बताइए कमेंट बॉक्स में। अब देखिए, शायद आप ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जिसमें लोगों की सुरक्षा, उनके सम्मान का ख्याल और सम्मान का अवसर जरूर हो। जैसे आप ये चाह सकते हैं कि बिना उचित कारण और सूचना के किसी को गिरफ्तार न किया जाए, और अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अपना पक्ष रखने और अपने आप को निर्दोष साबित करने के पर्याप्त अवसर मिले। तो आप जो है इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि ऐसा भरोसा सभी चीज़ों पर लागू नहीं होता। हम जो है हर किसी से जिन चीज़ों की मांग करते हैं या फिर जिन बातों की उम्मीद करते हैं उनमें जो है हमें तार्किक नज़रिया अपनाना चाहिए। यानी कि हर हर जो है कार्य के पीछे उसका तार्किक नज़रिया ज़रूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे जो है चीज़ें सबको उपलब्ध करानी हैं। पर आप इस बात पर जोर दे सकते हैं कि आश्वासन सिर्फ कागज़ों में ही ना रहे, उन पर अमल भी हो। यानी कि बहुत सारी देखिए हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कागज़ों पर योजनाएं होती हैं लेकिन ज़मीनी स्तर पे वो योजना इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो ऐसा आश्वासन जो है ज़रूर बनाना चाहिए कि वो चीज़ें सिर्फ कागज़ों में ना रह के ज़मीनी स्तर पे भी वो काम हुआ हो। तो दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि आप जो है एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जहां हर किसी को कुछ न्यूनतम बातों की गारंटी होगी। अमीर या गरीब, ताकतवर या कमज़ोर, बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक, हर किसी को इन न्यूनतम चीज़ों की गारंटी होगी। तो अधिकारों के सोच के पीछे ये भावना होती है। देखिए, अब बात करेंगे अधिकार है क्या। ठीक है, अधिकार है क्या और कितने जो है हमारे पास अधिकार प्राप्त हैं, इन सब चीज़ों को देखेंगे हम। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अधिकार क्या है। ठीक है, ये अधिकार है क्या। अधिकार जो है किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज, अपनी सरकार से दावा है। हम सभी खुशी से, बिना डर भय के और अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीना चाहते हैं, और इसके लिए हम दूसरों से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं जिससे हमें कोई नुकसान ना हो, कष्ट ना हो, और इसीलिए जो है हमारे व्यवहार में किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और इसलिए जो है अधिकार तभी संभव है जब आपका अपने बारे में किया हुआ दावा दूसरे पर भी समान लागू हो। यदि आपको सम्मान चाहिए तो आप दूसरों को भी सम्मान देना सीखिए। यदि आपको अधिकार चाहिए तो आप दूसरों को भी उन अधिकार का प्रयोग करने दें, है ना। अच्छा देखिए, अब जब हम ऐसे अधिकार तो रख नहीं सकते जो दूसरों को कष्ट दे या नुकसान दे, है ना। आप इस तरह क्रिकेट खेलने का अधिकार का दावा नहीं कर सकते कि पड़ोसी की खिड़की के शीशे टूट जाएं और आपके अधिकार को कुछ ना हो। तो युगोस्लाविया के सर्ब लोग जो है पूरे देश पर सिर्फ अपना दावा नहीं कर सकते थे। सो हम जो दावे करते हैं वे तार्किक भी होने चाहिए, वे ऐसे होने चाहिए जो कि हर किसी को समान मात्रा में उन्हें दे पाना संभव हो। और इस प्रकार जो है हमें कोई भी अधिकार इस बाध्यता के साथ मिलता है कि हम दूसरों के अधिकारों का आदर भी करें। तो देखिए क्या है कि हम जो है कुछ दावे कर दें और सिर्फ जो है इतने भर से वह अधिकार नहीं हो जाता। अधिकार कैसे होता है, इसे उस पूरे समाज से भी स्वीकृति मिलनी चाहिए जिसमें हम रहते हैं। हर समाज अपने आचरण को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाता है, और ये कायदे कानून हमें बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और समाज जो है जिस चीज़ को सही मानता है, सबके अधिकार जो है वो लायक मानता है,
वही हमारे भी अधिकार होते हैं। और इसीलिए जो है समय और स्थान के हिसाब से अधिकारों की अवधारणा भी बदलनी चाहिए। तो देखिए 200 साल पहले अगर कोई कहता कि औरतों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए तो उसे अजीब माना जाता था। आज सऊदी अरब में उनको वोट देने का अधिकार ना होना अजीब लगता है। क्यों? क्योंकि आज जो है महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। महिलाएं जो है कई क्षेत्रों में पुरुषों से आगे भी जा रही हैं। तो आज ये थोड़ा सा जो है अपवाद स्वरूप लगता है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि जब आधी आबादी महिलाओं की है तो वोट का अधिकार तो महिलाओं के पास होना ही चाहिए। तो ये क्यों बात उठ रही है कि सऊदी अरब में जो है महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए? ये थोड़ा अजीब है ना। देखिए जब समाज में जो है मान्य कायदों को लिखत पढ़त में ला दिया जाता है तो उनको असली ताकत मिल जाती है। ठीक है, आप सभी को मैं एक चीज़ और बता दूं कि हमारा संविधान जो है सभी संविधान मतलब सभी देशों के संविधान से जो है सबसे बड़ा संविधान अपने देश का है और लिखित है। ये बहुत बड़ी बात है, लिखित संविधान है। तो देखिए इसके बिना वे प्राकृतिक या फिर नैतिक अधिकार में ही रह सकते हैं। तो गुआंतानामो बे के कैदियों को अपने दमन का जो है विरोध करने का, उसे गलत बताने का सिर्फ नैतिक अधिकार है, पर वे इसके भरोसे जो है किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के पास तो नहीं जा सकते ना जो इन्हें लागू करा दे। तो जब कानून जो है कुछ दावों को मान्यता दे देता है तो उनको जो है लागू किया जा सकता है, फिर हम उन्हें लागू करने की मांग कर सकते हैं, है ना। जब जाहिर सी बात है हमें हमारे संविधान में चीज़ें लिखी गई हैं, तो अगर मान लीजिए हमारे संविधान में चीज़ें लिखित नहीं हैं, ठीक, हम उस किस बेस पे उस पे दावा करेंगे? नैतिक स्वरूप तो हम दावा कर नहीं सकते, लेकिन अगर वही चीज़ लिखित रूप में हमारे संविधान में तार्किक रूप से मौजूद है तो हम उसका दावा कर सकते हैं। ठीक है, हम उन्हें लागू करवाने की मांग कर सकते हैं। और अगर जो है अन्य नागरिक या सरकार इन अधिकारों का आदर नहीं करते तो इसका उल्लंघन करते हैं तो हम जो है इसे अपने अधिकारों का हनन कहते हैं। और ऐसी स्थिति में कोई भी नागरिक अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकता है। और इसलिए हम अगर किसी दावे को अधिकार कहते हैं तो उसमें से 3 बुनियादी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है ना। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं और इन्हें जो है समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है। अब देखिए, अब बात आती है कि लोकतंत्र में अधिकारों की ज़रूरत क्या है। क्या यदि जब लोकतंत्रीय सरकार है, लोकतंत्र जो है जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है, तो अब अधिकारों की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये भी क्वेश्चन उठता है। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आइए देखें इसको भी। तो देखिए लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है। तो लोकतांत्रिक चुनाव हो, इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार, राजनीतिक पार्टी बनाने या फिर राजनीतिक गतिविधियों की आज़ादी जरूर होनी चाहिए। तो लोकतंत्र में जो है अधिकारों की एक खास भूमिका है। कैसे? अधिकार जो है बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करती है और इस बात की भी व्यवस्था करती है कि जो बहुसंख्यक यानी कि आप देखते होंगे कि जैसे हिंदू बहुल राज्य ऐसे कहा जाता है, सिख बहुल राज्य ऐसे कहा जाता है, तो क्या होता है कि वहाँ पे जो है अल्पसंख्यकों की भी रक्षा की जा सके, ऐसे जो होते हैं अधिकार होने चाहिए। तो बहुसंख्यक जो है किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी न कर सकें, इसलिए अधिकारों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अधिकार जो है स्थितियों के बिगड़ने पर एक तरह की गारंटी जैसे है। देखिए मान लीजिए अगर कुछ नागरिक जो है दूसरे के अधिकारों को हड़पना चाहें तो स्थिति बिगड़ सकती है। और यह स्थिति जो है आम तौर पर तब आती है जब बहुमत के लोग अल्पमत में आ गए और लोगों का प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन कई बार चुनी हुई सरकार जो है अपने ही नागरिकों के अधिकारों पर हमला करती है। यह संभव है कि जो है वह नागरिक के अधिकारों की रक्षा न करे और इसीलिए बनाया गया है ये मूल अधिकार कि देखिए अगर सरकार हमने चुन ली, हाँ, सरकार क्या कर रही है? सरकार जो है अपने ही नागरिकों के अधिकारों पर हमला कर रही है। अब हम बचाव के लिए कहाँ जाएं? तो हमारे पास कुछ मूल अधिकार प्राप्त होंगे तभी तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं ना। तो इसीलिए जो है कुछ अधिकारों को सरकार से भी ऊंचा दर्जा प्राप्त है ताकि सरकार की दखलंदाजी इसमें ना हो, ताकि सरकार भी जो है उसका उल्लंघन ना कर सके।
अधिकांश लोकतांत्रिक शासन जो है व्यवस्थाओं में नागरिकों के अधिकार जो है संविधान में लिखित रूप से दर्ज किए जाते हैं। अब देखिए, अब बात आती है भारतीय संविधान में अधिकार। देखिए थोड़ा सा मैं इसका बेसिक चीज़ बता दूँ आपको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारे भारतीय संविधान में मूल स्वरूप से 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7। ठीक है, तो अभी सातों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब जो है मूल अधिकार 6 हो गए हैं। ये जो 7वां मूल अधिकार था ये था संपत्ति का अधिकार। किसका अधिकार था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है कि संपत्ति का अधिकार जो है किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया, अब किस आर्टिकल में इसे डाला गया, है ना। और संपत्ति का अधिकार जब हटाया गया तो उस समय सरकार किसकी थी, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 7वां कौन सा मूल अधिकार था? संपत्ति का अधिकार। तो देखिए ये जो संपत्ति का अधिकार है ना, ये पहले जो है 31 में था। किस में था? 31 में। अब इसे जो है निरस्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया है, और इसे डाल दिया गया है आर्टिकल 300 के क में। यानी कि अब ये मूल अधिकार ना होके कौन सा अधिकार है? वैधानिक अधिकार। तो एग्जाम में पूछा भी जाता है संपत्ति का अधिकार है, ऑप्शन दे दिया जाता है मूल अधिकार, है ना, वैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। तो कौन सा ऑप्शन आप टिक करोगे? आप ऑप्शन टिक करोगे वैधानिक अधिकार। ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार में शामिल किया गया। और उस समय जो थी सरकार मोरारजी देसाई की सरकार थी, तो ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं 7 मूल अधिकार के बारे में। देखिए सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 14 से 18 तक। ये भी चीज़ आपको रिमाइंड होनी चाहिए, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक हमारा समानता का अधिकार है। बात करेंगे अब दूसरे अधिकार की। तो दूसरा अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? स्वतंत्रता का। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है। कहाँ तक है? 19 से लेके 22 तक। तीसरा अधिकार क्या है? तो हमारा तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध। ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 23 से 24। ठीक है, ये 3 अधिकार आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला है समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24। आगे देखते हैं चौथा नंबर का अधिकार। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? धर्म की स्वतंत्रता। ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 25 से 28 तक। एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि ये जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल तक है। तो कहाँ तक है? 23 से लेके 28 तक। पांचवा अधिकार देखिए, पांचवा जो है वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। कौन सा? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो ये है 29-30, आर्टिकल 29-30। ठीक है, 31 को तो हटा दिया गया है जो कि संपत्ति का अधिकार था। तो अब बचता है सिर्फ आर्टिकल 32। तो 32 में है छठा, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये है आर्टिकल 32 में। ठीक है,
तो इसी प्रकार यहाँ पे समाप्त करती हूँ मैं ये अपना वीडियो। और जो है अब हम स्टार्टिंग करेंगे भारतीय संविधान में अधिकार। तो समानता के अधिकार से स्टार्टिंग करेंगे और हम पूरा बेसिक से लेके कॉन्सेप्चुअल तरीके से जो है पढ़ने की प्रयास करेंगे कि समानता के अधिकार क्या हैं और क्या क्या अधिकार जो है हमारे देश वालों को प्राप्त हैं, क्या क्या जो है जो विदेशी आते हैं या फिर वो जो NRIs होते हैं उनके लिए क्या क्या अधिकार नहीं हैं जो कि भारत वालों के लिए हैं। तो ये सारी चीज़ों पे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहीं समाप्त करती हूँ मैं अपना वीडियो। कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।